नरभक्षी आत्मा छोया। यह एक नरभक्षी आत्मा की कहानी है। शहर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर बाहर एक बुजुर्ग दंपति रहते थे, जिनकी इकलौती बेटी राखी। उनकी बेटी की शादी लगभग 10-12 साल पहले शहर में रहने वाले एक बुजुर्ग बड़े बिजनेसमैन से हो चुकी थी। शहर के बड़े जाने माने बिजनेसमैन होने की वजह से उनके लिए अपने बच्चों को शहर में पढ़ाना लिखाना या उनकी सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई थी। इसलिए उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने बच्चों को गाँव भेज दिया। गांव में बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ भी रहे थे और उन्हें परिवार का प्रेम भी मिल रहा था। हर माता पिता अपने बाल बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, परंतु किसकी ज़िंदगी कितने दिन की यह बात केवल नियति जानती है। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और अब 5वीं कक्षा में पहुंच चुके थे। राखी के बेटे शार्दुल और देवाशीष दोनों जुड़वा थे और 10 वर्ष के हो चुके थे। दोनों बच्चे नाना के घर में रहते, स्कूल जाते और आसपास के इलाकों में खेलते। एक दिन शाम को खेलते खेलते सुनसान जंगल की ओर चले गए, जहां वो भटक गए। वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए दोनों भटके हुए बच्चे नरभक्षी आत्मा छोया के इलाके में पहुंच गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें लगा पेड़ों से कुछ चादर के जैसा उतरता है और फिर वापस पेड़ पर चढ़ जाता है। वे डरने लगे। हवाएं तेजी से आती और उनके पैरों से टकराती और चली जाती। दोनों बच्चे बुरी तरह से डर चुके थे। अंधेरा होने को था। छोया के पैर नहीं थे, वह जमीन के ऊपर चलती थी। देखकर लगता मानो सफ़ेद रंग के लिबास में हो। छोया के साये से ऐसा लगता था जैसे वो हमेशा एक सफ़ेद चादर ओढ़े रहती थी। वो अपने शिकार को इसी चादर के अंदर समेट लेती थी। जब वह किसी का शिकार करने वाली होती तब वह अपने चादर को खोलती और उसे चादर के अंदर ले लेती थी। फिर मिलती थी तो सिर्फ उस आदमी की लाश जो एक बार छोया के इलाके में चला जाता है। छोया उसे कभी नहीं छोड़ती, उसे जाकर मार ही देती थी। वह अपना रूप बदल सकती थी, अपनी आवाज़ बदल सकती थी एवं भ्रमित भी कर सकती थी। छोया पेड़ों से उतरकर तेजी से इन दोनों बच्चों की तरफ बढ़ ही रही थी। तभी उधर से आर्मी की एक गाड़ी गुजरी। आर्मी वालों ने देखा कि वहाँ 2 बच्चे भटके हुए हैं। उन्होंने उन बच्चों से पूछा वह वहाँ क्या कर रहे हैं और उनके माता पिता कहाँ हैं। बच्चों ने अपने भटकने की पूरी कहानी उन्हें बता दी। आर्मी वालों ने जब बच्चों को घर तक पहुँचा दिया, अब दोनों बच्चे अपनी नानी के घर में सुरक्षित थे, परंतु बड़े डरे हुए थे। जब नानी नाना ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम इतने डरे से क्यों हो, तब दोनों बच्चों ने रोते रोते पूरी दास्तान बता दी। नाना नानी समझ गए कि उनके बच्चे छोया के इलाके में चले गए थे। तब जल्दी से नानी जी ने अपने घर के चारों तरफ लोबान जला दिया, अपने घर के अंदर भी लोबान जला दिया। फिर दोनों बच्चों से कहा आज रात कोई कितना भी आवाज़ दे, कुछ भी हो जाए पर घर के बाहर नहीं जाना है और किसी भी आवाज़ का उत्तर नहीं देना है। उधर उन्होंने अपने दामाद और बेटी को फ़ोन करके जल्दी से बच्चों को ले जाने के लिए कहा। छोया या तो अपने इलाके में शिकार करती थी या तो आधी रात में। छोया अपने इलाके से जितना दूर जाती उसकी शक्तियाँ उतनी कम हो जाती हैं। इसलिए नाना चाहते थे कि बच्चे शहर चले जाएं, जहां छोया उन्हें परेशान न कर पाए। बस इस एक रात की बात थी और नाना नानी को अपने नातियों को एक रात के लिए बचा कर रखना था। नाना नानी बहुत बुरी तरीके से घबराए हुए थे। जैसे जैसे रात बढ़ने लगी वैसे वैसे छोया की शक्तियाँ बढ़ने लगी और वही हुआ जो हर बार होता था। छोया आधी रात को शार्दुल और देवाशीष को मारने के उनके नाना के घर पहुंच ही गई। अलग अलग आवाज़ आने लगी, घर में अलग अलग महक आने लगी। दोनों बच्चे डरे से अपने कमरे में बैठे थे अपने नाना नानी के साथ। उन्हें बस इंतज़ार था तो उनके माता पिता के आने का कि कब वे आएँ और कब सुबह हो और वो यहाँ से चले जाएं। बहुत देर तक छोया ने अपनी चालें चली, लेकिन नानी नाना की सूझबूझ से बच्चे उसमें नहीं फंसे। फिर अचानक से गाड़ी की आवाज़ आई। अभी रात के 2 बज रहे थे। नानी नाना को भी हिम्मत आई और बच्चे को भी सुकून मिला। जब राखी और उनके पति ने गेट खटखटाया तो नाना ने नानी से कहा तुम बच्चों के पास बैठो, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। नाना दरवाज़ा खोलने गए और नानी बच्चों के साथ बैठी रही। तभी घबराई हुई राखी कहती है मम्मी तुम कहाँ हो और मेरे बच्चे कहाँ हैं। शार्दुल अपनी नानी का हाथ छोड़ अपनी माँ की तरफ दौड़ता है। और यह क्या, राखी का रूप लिए छोया अपनी सफ़ेद चादर फैलाती है और शार्दुल को उसमें लपेट ले जाती है। देवाशीष डर से बेहोश हो जाता है और नानी चिल्लाने लगती है। नाना अपने बेटी दामाद के साथ जब अंदर आते हैं तो देखते हैं कि शार्दुल नहीं है और उसकी नानी रो रो कर सारी बातें बताती है। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि दूसरे बेटे को बचाए कि गायब बच्चे को ढूंढे।
अगले सुबह छानबीन पर छोया के इलाके के बाहर शार्दुल का मृत शरीर मिलता है। इस दुख को उसके परिवार वाले सह नहीं पाते हैं। दोनों पति पत्नी अपने साथ देवाशीष को गाड़ी में बिठाते हैं और साथ ही शार्दुल के पार्थिव शरीर को लेकर शहर वापस आ जाते हैं। जब कुछ वर्ष बीत गए तब देवाशीष 11वीं से 12वीं कक्षा में जा चुका था। इसी समय उसके नाना का देहांत हो जाता है। तब देवाशीष एक बार फिर अपने माता पिता के संग गांव लौटता है। उसकी नानी ने पहले से ही पूरे घर में लोबान जला रखा था ताकि उसके नाती को कुछ न हो, परंतु छोया जिसे एक बार देख लेती है अपने इलाके में उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ती, उस पर हमला अवश्य करती है। हालांकि अब देवाशीष बड़ा और समझदार हो चुका था। उसे पता था कि यदि छोया आए तो उसके किसी भी छलावे में नहीं आना है। उसके नानी और माता पिता ने उसे बार बार समझाते रहे कि बेटा कोई भी आवाज़ दे तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें उसकी बात का जवाब नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम में से किसी को भी तकलीफ में भी देख लो तो भी तुम कुछ मत करना। एक बार फिर छोया उस रात वहां आई। पहले तो उसके बहुत सारे तरीके विफल हुए। वह देवाशीष को डराने में और कमज़ोर करने में असफल रही, परंतु छोया शिकार करना जानती थी। उसने मृत शार्दुल का वेश धर लिया, वही 10 वर्ष का शार्दुल जो अपने भाई से कहता है, मेरे भाई मुझे बचा लो, यह मुझे रोज़ सताती है, मुझे बचा लो। अपने मेरे मरे हुए भाई के मुंह में आकर देवाशीष उठकर उसकी तरफ दौड़ता है। वैसे ही छोया अपनी सफ़ेद चादर में लेप इस बार देवाशीष को लपेट कर ले जाती है। शार्दुल की तरह ही उसका भी मृत देह छोया के इलाके के बाहर मिलता है। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। हमें सीखना चाहिए कि अनजान इलाकों में नहीं जाना चाहिए। जब किसी आत्मा के बारे में जानते हैं, उसके शिकार करने के तरीकों को जानते हैं, तो उसे हंसी में नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आप अपने अपनों के जान से हाथ धो बैठेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।